गुड मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर एक टॉपिक है इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईएसपी शॉर्ट में कहते हैं। इसका एनालिसिस करने वाले हैं और यहाँ पर एक और इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, इंडिया में इंग्लिश को एक सेकंड लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया है, तो इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए अब आते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात करें तो ESP इज द टीचिंग ऑफ इंग्लिश फॉर एनी पर्पजेज डेट कुड बी स्पेसिफाइड। ESP जो है इंग्लिश का टीचिंग है जिसको किसी भी पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है जो कि स्पेशल हो, है ना। इट इज आल्सो द टीचिंग ऑफ इंग्लिश यूज्ड इन एकेडमिक पर्पजेज। इसको एकेडमिक पर्पजेज में यूज किया जाता है एंड यूज्ड फॉर वोकेशनल और प्रोफेशनल पर्पजेज, और इसके साथ में ये वोकेशनल या प्रोफेशनल पर्पजेज के लिए भी यूज किया जाता है। ESP प्रोवाइड्स इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल लैंग्वेज ट्रेनिंग। देखिए ESP जो है ये इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल लैंग्वेज ट्रेनिंग को भी प्रोवाइड कराता है। क्लियर है। ESP must be designed to meet the specific needs of learners। ESP को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि ये जो है लर्नर्स की स्पेसिफिक नीड को पूरा करे, है ना। ESP हेल्प्स लर्नर्स इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स। ESP जो है लर्नर्स को कई सारे डिफरेंट डिसिप्लिन्स में भी हेल्प करता है। इट हेल्प्स लर्नर्स टू एक्सेस द इकोनॉमिकल फील्ड एंड फाइंड इफेक्टिव पेड एम्प्लॉयमेंट। देखिए ESP जो है ये लर्नर्स को इकोनॉमिकल फील्ड को एक्सेस करने के लिए हेल्प करता है और जो है एक इफेक्टिव पेड एम्प्लॉयमेंट इससे जो है फाइंड आउट होता है। फिर देखिए ESP uses authentic work, specific documents and materials। ESP जो है ESP इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पज एक ऑथेंटिक वर्क को यूज करता है जिसमें स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स या मटेरियल्स पर बात होती है। आगे देखिए मेन कॉन्सर्न ऑफ ESP का मेन कॉन्सर्न क्या है। द मेन कॉन्सर्न ऑफ ESP इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्ट, एक्टिविटीज, मूवमेंट्स एंड सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू। जो ESP का मेन कॉन्सर्न है वो दो चीज़ों पर है, एक ऑक्यूपेशनल पर्पजेज के लिए यानी कि इंग्लिश फॉर ऑक्यूपेशनल पर्पज EOP, और सेकंड है स्टडी पर्पजेज यानी कि इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पजेज EAP, EOP एंड EAP। इसके बाद में नोट, जनरली द स्टूडेंट्स स्टडी इंग्लिश not because they are interested in the English language or English culture, but because they need English for study or work purposes। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंग्लिश की स्टडी करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि वो इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बट बिकॉज दे नीड इंग्लिश फॉर स्टडी और वर्क पर्पजेज, बल्कि वो इसलिए इंग्लिश का स्टडी करते हैं क्योंकि उनको पढ़ने के लिए या काम के लिए इंग्लिश की नीड होती है। ठीक है, स्टडी और वर्क पर्पज से वो इंग्लिश को पढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ ESP की कई सारी ब्रांचेज हैं। EST इंग्लिश फॉर सोशल एंड टेक्नोलॉजी, EBE इंग्लिश फॉर बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, ESS इंग्लिश फॉर सोशल स्टडीज, EAP इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पजेज, EOP इंग्लिश फॉर ऑक्यूपेशनल पर्पजेज, ETS इंग्लिश फॉर टेक्नीशियंस पर्पजेज, EMS इंग्लिश फॉर मेडिकल स्टडीज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्लिश की बात करें तो इसमें आता है एकेडमिक इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, कॉम्पिटिशन इंग्लिश, नॉर्मल इंग्लिश, हाइपर इंग्लिश, बिजनेस इंग्लिश, टेक्निकल इंग्लिश, साइंटिफिक इंग्लिश, लीगल इंग्लिश, टूरिज्म इंग्लिश मीन्स इंग्लिश फॉर टूरिज्म, इंग्लिश ऑन द वर्क प्लेस, इंग्लिश फॉर टूरिज्म, इंग्लिश फॉर थीसिस एंड डिजर्टेशन राइटिंग, यहाँ पर थीसिस होना चाहिए। ठीक, इसके बाद में इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पजेज। देखिए यहाँ पर इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पजेज मीन्स EAP कॉमनली नोन एज एकेडमिक इंग्लिश। इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पजेज को कॉमनली
एकेडमिक इंग्लिश कहते हैं, एकेडमिक इंग्लिश के रूप में जाना जाता है। entails training students usually in a higher education setting to use language appropriate for study। देखिए, इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस जो है ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देता है हायर एजुकेशन सेटिंग में, और जो है लैंग्वेज को स्टडी के लिए अप्रोप्रिएटली यूज करने के लिए भी ये उसको स्किल देता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज। ईटीपी जो है ईएसपी का एक मोस्ट कॉमन फॉर्म्स है। क्लियर? ईएपी इज आल्सो अ कोर्स फाउंड इन टैफे इन ऑस्ट्रेलिया। ईएपी एक कोर्स है जो कि ऑस्ट्रेलिया के टैफे में पाया जाता है, या वहाँ पर एक कोर्स के रूप में इसको एक्सेप्ट किया गया है। टैफे मीन्स होता है टेक्निकल एंड फर्दर एजुकेशन। टैफे मीन्स क्या होगा? टेक्निकल, टी फॉर टेक्निकल, ए फॉर एंड, एफ फॉर फर्दर, ई फॉर एजुकेशन। टैफे इंस्टीट्यूट आर गवर्नमेंट फाउंड रजिस्टर्ड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस that offer vocational education and training relating to a specific industry or occupation। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ईएपी इंस्ट्रक्शन टीच। ईएपी इंस्ट्रक्शन क्या क्या टीच कराता है? तो ईएपी इंस्ट्रक्शंस में वोकैबुलरी पढ़ते हैं, ग्रामर होता है, और 4 स्किल्स पर फोकस किया जाता है। 4 स्किल्स में आता है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और प्रोनाउंस एंड लिसनिंग। कंक्लूजन की बात करें तो ईएपी टीचर्स एज टू द बेस्ट वे टू हेल्प स्टूडेंट्स विद एकेडमिक इंग्लिश। ईएपी टीचर्स जो होते हैं, ईएपी टीचर्स होते हैं वो बेस्ट वे से एकेडमिक इंग्लिश के साथ स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। An EAP program focuses instruction on skills required to perform in an English-speaking academic context across core subject areas generally encountered in a college or university setting। देखिए, जो EAP प्रोग्राम होता है वो ऐसे स्किल्स पर फोकस करता है जो कि इंग्लिश स्पीकिंग एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में जो है परफॉर्म के लिए रिक्वायर होती है। एक क्रॉस कोर्स सब्जेक्ट, और ये एक सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, इनकाउंटर्ड इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी सेटिंग, जिसको जो है कॉलेज या यूनिवर्सिटी सेटिंग में ये चीज़ रहती है। इंग्लिश फॉर द वर्क प्लेस। दिस कोर्स ऑफ इंग्लिश लर्नर्स हेल्प्स यू टू डेवलप द लैंग्वेज एज यू नीड टू फाइंड अ जॉब एंड सक्सीड इन वर्क प्लेस। देखिए, इंग्लिश फॉर द वर्क प्लेस, ये जो इंग्लिश का कोर्स है ये लैंग्वेज को डेवलप करने में हेल्प करता है, ठीक है। और इससे ये जॉब को फाइंड आउट करने में और वर्क प्लेस पर जो है सक्सेस कराता है। वर्क प्लेस पर जैसा कि इंग्लिश बोलने की नीड होती है तो वहाँ पर ये सक्सीड होता है, ठीक है, मीन्स हेल्पफुल होता है। दिस कोर्स इज फॉर दोज पीपल, ये कोर्स ऐसे लोगों के लिए होता है हु आर लर्निंग इंग्लिश, जो कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, एंड आर इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स फॉर एम्प्लॉयबिलिटी एंड वर्क प्लेस कॉन्टेक्स्ट। और वर्क प्लेस कॉन्टेक्स्ट और एम्प्लॉयबिलिटी के लिए जो है लैंग्वेज पर कमांड पाना चाहते हैं, ऐसे लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। इट विल हेल्प जॉब सीकर्स, और ये जॉब सीकर्स को हेल्प करती है, एंड यंग प्रोफेशनल्स विद द इंग्लिश दे नीड, और यंग प्रोफेशनल्स को भी इंग्लिश के साथ हेल्प करती है जो कि उनको नीड होती है। यूजिंग इंग्लिश एट वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम जनरल कन्वर्सेशन इंग्लिश। अब देखिए, वर्क पर या किसी वर्क प्लेस पर इंग्लिश का यूज करना बाकी जनरल कन्वर्सेशन इंग्लिश से अलग होता है। दीज कोर्सेज have been specially designed with your working life in mind. It enables better communication with clients and colleagues and also help to work effectively with people from different cultures। देखिए, ये जो कोर्स होता है
ये क्लाइंट्स और कलीग्स से बात करने में इनेबल कराता है और इसके साथ में लोगों के साथ वर्क करना वर्क लोगों को साथ में वर्क कराना एक इफेक्टिवली रूप से होता है। मीन्स डिफरेंट कल्चर से आए हुए लोगों के बीच में वर्क वर्क प्लेस पर इंग्लिश ही कॉमन लैंग्वेज के रूप में काम करती है। इट बिल्ड्स सॉलिड रिलेशनशिप्स एंड रिड्यूसेस फ्रस्ट्रेशन। ये जो है सॉलिड रिलेशनशिप्स को बिल्ड करता है और फ्रस्ट्रेशन को रिड्यूस करता है। इसके बाद में देखिए, इंग्लिश इज़ द मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्क प्लेस। इंग्लिश जो है वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली लैंग्वेज है। इट इज़ स्पोकन इन 94 कंट्रीज बाय ऑलमोस्ट 339 मिलियन नेटिव स्पीकर्स। इंग्लिश को जो है 94 कंट्रीज मीन्स लगभग 339 मिलियन नेटिव स्पीकर्स के द्वारा बोला जाता है एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। English is the official language of the 20 most relevant international organizations, making it a very widespread language. इंग्लिश को जो है 20 मोस्ट रिलेवेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। मेकिंग इट अ वेरी वाइड स्प्रेड लैंग्वेज, इसको एक बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड लैंग्वेज बनाने के लिए इंग्लिश एज द सेकंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज। अब यहाँ देखिए, इन इंडिया में इंग्लिश इज अ सेकंड लैंग्वेज। इन इंडिया इंग्लिश इज अ सेकंड लैंग्वेज। इंडिया में इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है एज इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मेनी स्टेट्स विद देयर डिफरेंट लैंग्वेज। जैसा कि भारत जो है ये कई सारे स्टेट्स का एक देश है, एक ऐसा देश है जहाँ कई सारे स्टेट्स हैं, कई सारी लैंग्वेज हैं। पीपल ऑफ ईच स्टेट स्पीक रीजनल लैंग्वेज, और हर स्टेट के लोग अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज को बोलते हैं। इंग्लिश क्रिएट्स द लिंक अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, और इंग्लिश जो है इन डिफरेंट लैंग्वेज के लोगों के बीच में एक लिंक क्रिएट करने का काम करती है या एक लिंक क्रिएट करती है। हिंदी वर्सेस इंग्लिश। एज हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज बट इन साउथ इंडिया हिंदी इज नॉट स्पोकन। जैसा कि इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया में हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन साउथ इंडिया में हिंदी को नहीं बोला जाता। इट इज स्पोकन इन नॉर्थ इंडिया ओनली। हिंदी को केवल नॉर्थ इंडिया में ही बोला जाता है। देयरफॉर इंग्लिश हैज बिकम द सेकंड लैंग्वेज। इस प्रकार या इसलिए जो इंग्लिश एक सेकंड लैंग्वेज बन गई है इंडिया में। इन दिस टाइम ऑफ इंटरनेट के इस जमाने में, इस समय में, इंग्लिश हैज बिकम मोर पॉपुलर एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। इंग्लिश जो है भारत के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गई है। आफ्टर फ्रीडम के बाद, आफ्टर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटेन मेन टू क्वेश्चंस अराउज्ड। देखिए, ब्रिटेन से फ्रीडम के बाद में हम लोग के सामने दो क्वेश्चन सामने आया। द स्टेटस ऑफ इंग्लिश, रिलेशनशिप ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का स्टेटस कैसा होना चाहिए, रिलेशनशिप ऑफ इंग्लिश, और इंग्लिश से रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। दोज हु न्यू इंग्लिश, ऐसे लोग जो कि इंग्लिश जानते थे, डिमांडेड इंग्लिश, उन्होंने डिमांड की इंग्लिश किया और बाकी लोगों ने नहीं किया। टीचिंग ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश इज कंपल्सरी इन मोस्ट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। हिंदी और इंग्लिश को पढ़ाना कई सारे स्टेट्स और कई सारे यूनियन टेरिटरीज में, अधिकांश स्टेट्स और अधिकांश यूनियन टेरिटरीज में ये कंपलसरी हो गया है। ट्रीटेड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब देखिए, इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के भी रूप में ट्रीट किया जाता है। इंग्लिश वाज मेड द ऑफिशियल और सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया इन द ईयर 1835 ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ विलियम बेंटिंग 1828 to 1835, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंग्लिश को इंडिया की सेकंड लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया, इसको बनाया गया 1835 ईस्वी में। ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ विलियम बेंटिंग जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे 1828 से 1835, उनके शासनकाल में इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया।
based on the suggestions by Thomas Babington Macaulay through his book Minute on Indian Education in 1835। और ये जो इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया, ये किसके सजेशन पर बेस्ड था? तो ये थॉमस बेबिंगटन मैकॉले के सजेशन पर बेस्ड था। इन्होंने अपनी बुक लिखी मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन 1835, उसी के बेस पर ये चीज़, इनके सजेशन, इनके इस बुक के बेस पर इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया। सम countries. In some countries where English is not spoken as a first or primary language, it is spoken as a second language. ऐसे देश में जहाँ पर इंग्लिश को फर्स्ट या प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में नहीं बोला जाता है, वहाँ पर इंग्लिश को एक सेकंड लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। ऐसे कौन से कंट्री हैं? तो ऐसे कंट्री का नाम है फिजी, इंडिया, केन्या, फिलीपींस, श्रीलंका, सूडान, पाकिस्तान, युगांडा, जिम्बाब्वे। कौन कौन से देश हैं? फिजी, इंडिया, केन्या, फिलीपींस, श्रीलंका, सूडान, पाकिस्तान, युगांडा, जिम्बाब्वे एज वेल। इसके बाद में देखिए, एज इंग्लिश is a best Germanic language of Indo-European family of language, so English is used in the form of both languages in all over the world, either as a primary language or as a secondary और ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए, इंग्लिश जैसा कि बेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज है इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज में से, इंग्लिश को दोनों लैंग्वेज के फॉर्म में बोला जाता है। इसको प्राइमरी लैंग्वेज के भी फॉर्म में बोला जाता है और सेकेंडरी लैंग्वेज के भी फॉर्म में बोला जाता है। इंग्लिश इज यूज्ड एज अ प्राइमरी लैंग्वेज इन मैनी कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया, बर्मुडा, कनाडा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड मेनी मोर। इंग्लिश को कई सारे कंट्री में प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। ऐसे कौन कौन से कंट्री हैं? तो ऐसे कंट्री हैं ऑस्ट्रेलिया, बर्मुडा, कनाडा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड मेनी मोर। इसके साथ में इन सम कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज नॉट स्पोकन एज अ नेटिव लैंग्वेज और प्राइमरी लैंग्वेज। ऐसे देश में जहाँ पर इसको नेटिव या प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में नहीं बोला जाता है, वहाँ पर इसको ऑफिशियल या सेकंड लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। ऐसे देश हैं फिजी, इंडिया, केन्या, फिलीपींस, श्रीलंका, सूडान, पाकिस्तान, युगांडा एंड जिम्बाब्वे। English is the most popular language in the world. More than 350 million people around the world speak English as a first language. देखिए, 350 मिलियन पीपल, लगभग 350 मिलियन पीपल इसको इंग्लिश को एक फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में बोलते हैं, while more than 430 मिलियन पीपल स्पीक इट एज अ सेकंड लैंग्वेज, जबकि 430 मिलियन से ज़्यादा लोग इसको एक सेकंड लैंग्वेज के रूप में बोलते हैं। English was made the official or second language of India in the year of 1835. It was done during the tenure of William Bentinck. There are 104 countries where English is spoken as a first language. देखिए, 104 ऐसे देश हैं जहाँ पर इंग्लिश को एक फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। Where English is not native language, even in those countries, English is today considered as a business language. देखिए, जहाँ पर ये जो है इवन इन दोज कंट्रीज यूज इट फॉर बिजनेस और टूरिस्ट और सेकंड लैंग्वेज। ऐसे देश में जहाँ पर इंग्लिश को नेटिव लैंग्वेज के रूप में नहीं बोला जाता है, वहाँ पर इसको एक बिजनेस के पर्पस से, टूरिस्ट के पर्पस से या एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है। इसलिए इंग्लिश इज टुडे कंसिडर्ड एज अ बिजनेस लैंग्वेज, इसलिए इंग्लिश को आज बिजनेस लैंग्वेज के रूप में कंसिडर करते हैं। एज बी ऑल नो, जैसा कि हम सब जानते हैं, इंग्लिश इज कंसिडरिंग एज अ ग्लोबल और इंटरनेशनल लैंग्वेज, की इंग्लिश को ग्लोबल या इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में कंसिडर किया जाता है। इंग्लिश को भारत में सेकंड या ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कंसिडर करते हैं। देयर आर मैनी रीजन्स दैट्स व्हाई इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज अ ग्लोबल और इंटरनेशनल ऑफिशियल और सेकंड लैंग्वेज। कई सारे रीजन हैं जिसकी वजह से इंग्लिश को इंटरनेशनल, ऑफिशियल या सेकंड लैंग्वेज के रूप में कंसिडर किया जाता है। वन ऑफ देम इज द इंटरनेट इज इंग्लिश बेस्ड। पहला रीजन तो है कि इंटरनेट जो है इंग्लिश बेस्ड है, मीन्स द कंटेंट्स ऑन वेब आर ऑलमोस्ट इंग्लिश।
जो वेब पर कंटेंट्स हैं वो सब इंग्लिश में हैं। मोस्ट मल्टीलिंगुअल सॉरी Many of the best MBA programs are taught और हेल्ड इन इंग्लिश। देखिए कई सारे ऐसे MBA प्रोग्राम्स होते हैं जो कि इंग्लिश में ही कराए जाते हैं। मोस्ट मल्टीलिंगुअल कंपनीज रिक्वायर अ सर्टेन डिग्री ऑफ इंग्लिश, और कई सारी ऐसी मल्टीलिंगुअल कंपनीज हैं जो कि एक सर्टेन डिग्री ऑफ इंग्लिश के ही मेंबर्स को रिक्वायर करती हैं। जर्नलिस्ट एंड writers around the world are finding a good command of English to be an increasingly useful skill। जर्नलिस्ट और राइटर्स के लिए भी इंग्लिश पर कमांड होना चाहिए। इफ़ योर एम्बिशन लाई इन साइंस फील्ड यू कांट इग्नोर इट। अगर आपका एम्बिशन है साइंस के फील्ड में जाना तो आप इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इट इज़ अ बेस्ट वे टू ब्रिज अ गैप बिटवीन पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। ये जो है देखिए लोगों के बीच में जो डाइवर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके बीच में अगर आपको गैप दूर करना है तो इंग्लिश ही बेस्ट तरीका है। इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज अ डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज ग्लोबली इन एकेडमीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस, फिल्म्स एंड म्यूजिक, न्यूज डिस्ट्रीब्यूशन, लिटरेचर एंड सो ऑन। इंग्लिश को जो है एक डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज के रूप में कंसिडर किया जाता है एकेडमिक्स में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, बिजनेस के फील्ड में, फिल्म्स, म्यूजिक, न्यूज डिस्ट्रीब्यूशन, लिटरेचर, इन सब के फील्ड में। यूएसए इज अ पावरफुल नेशन। यूएसए एक पावरफुल नेशन है विच इज अ ग्लोबल लीडर इन द फील्ड्स ऑफ बिजनेस, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो कि बिजनेस, स्पोर्ट्स, साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में ग्लोबल लीडर के रूप में रोल प्ले करता है। हियर इंग्लिश द डोमिनेंट लैंग्वेज। यहाँ भी इंग्लिश एक डोमिनेंट लैंग्वेज है। The important to learn English now is very necessary for both career and education। इंग्लिश को सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है दोनों ही पर्पज से, चाहे वो करियर पर्पज से हो या एजुकेशन वाइज हो, दोनों ही लेवल से इंग्लिश सीखना ज़रूरी हो गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है इट इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट मीडियम फॉर कम्युनिकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। मीन्स इंग्लिश जो है पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीडियम होता है। ठीक है, और इसके साथ में आगे देखिए इट हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम सेंचुरीज एंड हैज फाउंड अ ग्रेट प्ले इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री। इंग्लिश जो है लगभग हर कंट्री में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जो सेंचुरीज से ये इंग्लिश को बोलते चले आए हैं, है ना। The preferred language is English at international organizations like United Nations and across the European countries। यूनाइटेड नेशंस जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, है ना, और बाकी यूरोपियन कंट्रीज के बीच में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर इंग्लिश को एक प्रीफर्ड लैंग्वेज मतलब इंग्लिश को एक पहली लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है। इंग्लिश मे नॉट बी द ऑफिशियल और सेकंड लैंग्वेज इन ऑल यूरोपियन कंट्रीज बट देयर इट इज वाइडली एक्सेप्टेड एज एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज। इंग्लिश जो है एक यूरोपियन कंट्रीज में एक ऑफिशियल या सेकंड लैंग्वेज के रूप में नहीं हो सकती है ना, लेकिन इसको जो है एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है, मीन स्वीकार किया जाता है। सम कंट्रीज लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके इंग्लैंड को कहते हैं, एंड यूएस अमेरिका आर इंग्लिश डोमिनेंट। मतलब कुछ कंट्रीज जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस ये सब इंग्लिश डोमिनेंट है, मतलब इन सब में इंग्लिश को सबसे पहले जोर दिया जाता है, पहले प्राथमिकता दी जाती है बहुत ज़्यादा। एंड ऑल द मार्केटिंग इज डन थ्रू इंग्लिश, और सारे मार्केटिंग इंग्लिश के ही थ्रू किया जाता है, है ना। इंग्लिश कम्युनिकेशन के थ्रू किया जाता है। इट इज मैंडेटरी फॉर ग्रोइंग बिजनेस, और इंग्लिश जो है बिजनेस को ग्रो करने के लिए मैंडेटरी है, मीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर कोई बिजनेस को ग्रो करना है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो बिना इंग्लिश के काम होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर ये लिखा है थीसिस, है ना, थीसिस।
Thesis is a long academic paper as a final project prepared and submitted for obtaining a university degree। देखिए थीसिस जो है एक लॉन्ग एकेडमिक पेपर होता है जिसको एक फाइनल प्रोजेक्ट के रूप में प्रिपेयर किया जाता है और यूनिवर्सिटी डिग्री को प्राप्त करने के लिए यूनिवर्सिटी में सबमिट किया जाता है। फॉर थीसिस, थीसिस के लिए यू हैव टू टेक एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी, यहाँ द रहेगा, THE रहना चाहिए, बाय मिस्टेक ऐसा हो गया। थीसिस के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ थीसिस इज टू फुलफिल एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, मीन्स थीसिस का जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, टू फुलफिल वो पूरा करना है, एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। क्लियर है? अब देखिए इन थीसिस, थीसिस में क्या होता है? इन थीसिस सुपरवाइजर इज प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी, थीसिस में यूनिवर्सिटी के द्वारा सुपरवाइजर को प्रोवाइड किया जाता है। सुपरवाइजर एक दिया जाता है कि हाँ ठीक है। थीसिस इज रिव्यूड बाय कमिटी, और थीसिस को कमिटी के द्वारा रिव्यू किया जाता है, कमिटी मेंबर्स के द्वारा, एंड दीज सुपरवाइजर्स, और इन सुपरवाइजर्स के द्वारा। थीसिस इज अ लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, यूजुअली नो वर्ड्स लिमिट। देखिए थीसिस जो होता है एक लॉन्ग और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वर्ड्स का लिमिट नहीं होता है। थीसिस इज कंप्राइज्ड ऑफ चैप्टर्स एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स। थीसिस जो होता है चैप्टर्स और टेबल ऑफ कंटेंट से कंप्राइज होता है, बना होता है। ऑल फाइंडिंग्स आर प्रेजेंटेड इन थीसिस, जो भी चीजें प्राप्त की जाती हैं सारी फाइंडिंग्स को थीसिस में प्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये लिखा है डिजर्टेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका डिजर्टेशन। अ डिजर्टेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डिजर्टेयर विच मीन्स टू डायलेट। जो डिजर्टेशन होता है वो लैटिन वर्ड से बना होता है, लैटिन वर्ड डिजर्टेयर से बना है। डिजर्टेयर मीन्स टू डायलेट, मीन्स फैलाना। अ डिजर्टेशन इज अ डॉक्यूमेंट्स submitted in support of candidature for an academic degree or professional qualification presenting the author's research and findings। देखिए जो डिजर्टेशन होता है, ठीक, डिजर्टेशन एक डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है, जिसको जो है एक एकेडमिक डिग्री के लिए कैंडिडेचर के सपोर्ट में जो यूनिवर्सिटी में सबमिट किया जाता है, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस प्रेजेंटिंग द ऑथर्स रिसर्च एंड फाइंडिंग्स, या जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस जो कि ऑथर्स के रिसर्च या फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करता है। इन इंडिया ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन courses such as MA, MCom, MSc with exception of MPhil। भारत में पोस्ट ग्रेजुएशन के पूरा करने के दौरान, पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के दौरान, है ना, कई सारे कोर्सेज जैसे कि MA, MCom, MSc, है ना, MPhil को छोड़कर बाकी सब में भी नीड टू सबमिट, हमें सबमिट करने की नीड होती है। क्या सबमिट करने की नीड होती है? डिजर्टेशन, डिजर्टेशन एंड प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट आ वर्किंग मॉडल ऑफ एन इनोवेशन, प्रोजेक्ट जो होता है किसी इनोवेशन का एक वर्किंग मॉडल होता है। अब यहाँ देखिए द रिसर्च वर्क शोन इन द डिजर्टेशन शुड बी ओरिजिनल। डिजर्टेशन में जो रिसर्च वर्क दिखाया जाता है शुड बी ओरिजिनल, वो क्या होना चाहिए? ओरिजिनल होना चाहिए। हियर द ओरिजिनलिटी डज नॉट मीन दैट द रिसर्च हैज नॉट डन बिफोर। यहाँ ओरिजिनलिटी का मतलब ये नहीं कि रिसर्च इसके पहले ही ना कभी ना किया गया हो, बट इट इज इम्पॉर्टेंट दैट द, बल्कि यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंट हैज बीन कैरीड बाय यू, कि जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया हो वो तुम्हारे द्वारा किया गया हो, एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन योर रिजल्ट, और ये तुम्हारे रिजल्ट पर बेस्ड होना चाहिए, एंड मेथडोलॉजी यू रिपोर्ट ऑन योर डिजर्टेशन, और आपको अपना सारा रिजल्ट, तुम्हारा रिजल्ट या मेथडोलॉजी पर बेस्ड होना चाहिए जो भी आप डिजर्टेशन के लिए रिपोर्ट देते हो।
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अब देखिए इंपॉर्टेंट से बना, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द स्टूडेंट्स शुड अवॉइड कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट, है ना, इन्फ्रिंगमेंट। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि स्टूडेंट्स को कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट को अवॉइड करना चाहिए। दे कैन नॉट कॉपी द वर्क्स फ्रॉम अदर्स, वो जो है किसी दूसरे, है ना, वर्क से कॉपी नहीं कर सकते हैं। सो दे शुड बी केयरफुल, इसलिए वो उन्हें केयरफुल रहना चाहिए वाइल क्रिएटिंग अ डिजर्टेशन, जब वो डिजर्टेशन बना रहे हों तो। इफ द स्टूडेंट्स इज नीडेड टू कॉपी सम स्टूडेंट्स रिजल्ट, अगर किसी स्टूडेंट्स को कॉपी करने की नीड है तो रिजल्ट्स और फैक्ट्स देन ही और सी नीड टू स्पेसिफाई एज देयर रेफरेंस, तो उसको कुछ लिख कर उसके रेफरेंस के साथ में दिखाना होगा। अब लेंथ ऑफ डिजर्टेशन, डिजर्टेशन की लेंथ, लेंथ बोलते रहते हो ना, लेंथ कितनी लंबाई होनी चाहिए, है ना। इफ ईच पेज हैज 1500 वर्ड्स अप्रॉक्स, अगर एक पेज में 1500 शब्द आता है तो अंडर ग्रेजुएट के लिए डिजर्टेशन की लंबाई, डिजर्टेशन कितने पेज का होना चाहिए, 40 से 45 पेज का, और 65,000 टू 70,000 वर्ड्स, मतलब 65,000 से 70,000 वर्ड्स लिखना होगा। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 60 से 70 पेजेज, और जहां 90,000 से 1 लाख वर्ड्स लिखना होगा। पीएचडी के लिए 90 से 130 पेज का डिजर्टेशन बनाना होगा, और 1,35,000 से 2 लाख वर्ड्स लिखना होगा। डिजर्टेशन एंड थीसिस आर यूज्ड इंटरचेंजेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। डिजर्टेशन और थीसिस जो होते हैं, इनको ये जो है वर्ड में इंटरचेंजेबल के रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे देखो यूएस, यूएस मीन्स अमेरिका, अमेरिका में थीसिस यूजी और पीजी कोर्स के लिए बनाना पड़ता है। डिजर्टेशन डॉक्टरेट डिग्री के लिए डिजर्टेशन बनाना पड़ता है। यूके मतलब इंग्लैंड, याद रखो, यूनाइटेड किंगडम यूके, इंग्लैंड, इंग्लैंड में डॉक्टरेट डिग्री पीएचडी के लिए थीसिस बनाना पड़ता है, और बैचलर डिग्री और पीजी डिग्री के लिए डिजर्टेशन बनाना पड़ता है। इंडिया में पीजी डिग्री और डॉक्टरेट डिग्री एमफिल को छोड़कर थीसिस बनाना पड़ता है। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो है डिजर्टेशन बनाना पड़ता है एमफिल को छोड़कर। ठीक है, अब यहां पर देखिए डिफरेंस, ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन डिजर्टेशन एंड थीसिस, डिजर्टेशन और ये क्या है, थीसिस। डिजर्टेशन नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बैचलर्स डिग्री सच एज बीए, बीकॉम, बीएससी एटसेट्रा। डिजर्टेशन बीए, बीकॉम, बीएससी के लिए बनाना पड़ता है, एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जैसे कि एमए, एमकॉम, एमएससी, इन सब के लिए डिजर्टेशन बनाना पड़ता है एमफिल को छोड़कर। थीसिस नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ एमफिल एंड पीएचडी डिग्री, और थीसिस जो है वो एमफिल के पूरा करने के लिए और पीएचडी डिग्री को पूरा करने के लिए थीसिस बनाना पड़ता है। इन डिजर्टेशन द रिसर्च related content should be original, however the design and methodology related to the topic can be taken from existing research, है ना। डिजर्टेशन में रिसर्च रिलेटेड जो कंटेंट होना चाहिए ओरिजिनल होना चाहिए। इन थीसिस विद द रिसर्च रिलेटेड कंटेंट द रिसर्च डिजाइन एंड मेथडोलॉजी शुड बी यूनिक, थीसिस में जो रिसर्च डिजाइन मेथडोलॉजी यूनिक होना चाहिए। डिजर्टेशन, थ्रू डिजर्टेशन द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट इज डिटरमाइंड। डिजर्टेशन के थ्रू कैंडिडेट की जो अंडरस्टैंडिंग नॉलेज होना चाहिए स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के प्रति वो होना चाहिए। और थीसिस, थ्रू थीसिस द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट नॉलेज एंड द एबिलिटी टू परफॉर्म इंडिपेंडेंट रिसर्च इज डिटरमाइंड, है ना। थीसिस के थ्रू स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट नॉलेज और एबिलिटी, उस चीज को जो उन्होंने बनाया उसको परफॉर्म करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। लेंथ ऑफ द
dissertation. The length of the dissertation is around 100 to 150 pages. dissertation की जो लंबाई होना चाहिए 100 से 150 पेज का होना चाहिए. There is no specific length of the thesis, but it can be around 200 to 300 pages. देखो थीसिस के लिए कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं है, लेकिन थीसिस के लिए 200 से 300 पेज में लिखना चाहिए. डिजर्टेशन गिव्स द समरी ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर. डिजर्टेशन जो है एक पार्टिकुलर लिटरेचर की एग्जिस्टिंग लिटरेचर की समरी देता है. थीसिस इज द प्रैक्टिकल प्रूफ ऑफ द गिवन हाइपोथेसिस ड्यूरिंग इंटरनल प्रेजेंटेशन. और जो थीसिस होता है वो हाइपोथेसिस दे गए हाइपोथेसिस का एक प्रैक्टिकल प्रूफ होना चाहिए. ये क्या लिखा है? इम्पायरिकल डिजर्टेशन. इम्पायरिकल डिजर्टेशन. देखिए दिस टाइप ऑफ डिजर्टेशन इज बेस्ड ऑन कलेक्टिंग डेटा बाय सर्वे और थ्रू साइंटिफिक डेटा कलेक्शन मेथड्स. ये जो इम्पायरिकल डिजर्टेशन, इस प्रकार का डिजर्टेशन जो होता है, ये क्या होता है? ये साइंटिफिक डेटा कलेक्शन मेथड से या किसी सर्वे के द्वारा डेटा को कलेक्ट करना होता है. कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना होता है. साइंटिफिक डेटा कैन बी कलेक्टेड थ्रू वेरियस मेथड्स लाइक ऑब्जर्वेशन, बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स इन लैब और मेकिंग 3D मॉडल्स एटसेट्रा. साइंटिफिक डेटा जो होना चाहिए उसको डिफरेंट टाइप के मेथड से कलेक्ट किया जा सकता है, जैसे ऑब्जर्वेशन से, बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स करके इन लैब में एक्सपेरिमेंट करके, और मेकिंग 3D मॉडल्स या जो 3D मॉडल्स बनाकर. ड्यूरिंग हैविंग साइकोलॉजी डिग्री, साइकोलॉजी डिग्री के दौरान, साइकोलॉजी डिग्री लेने के दौरान यू कैन कलेक्ट योर इंफॉर्मेशन इन न्यूमरस वेज. आप कई तरीके से अपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो, लाइक फ्रॉम आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस टू कंडक्टिंग अ लॉट ऑफ इंटरव्यू, जैसे कई सारे क्वेश्चंस पूछ कर. और द डेटा फॉर द डिजर्टेशन इन लाइफ साइंसेस डिग्री कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेबोरेटरी बेस्ड वर्क. या जो है डिजर्टेशन के लिए जो डेटा होता है वो लाइफ साइंसेस डिग्री में अप्लाई किया जा सकता है. लेबोरेटरी बेस्ड वर्क से वो मिलना चाहिए, उसे प्राप्त किया जा सकता है. ये क्या? नॉन इम्पायरिकल डिजर्टेशन. नॉन इम्पायरिकल डिजर्टेशन. दिस टाइप ऑफ डिजर्टेशन इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग रिसर्च. इस टाइप का डिजर्टेशन ये एग्जिस्टिंग रिसर्च पर बेस्ड होता है. हियर नो ओरिजिनल डेटा इज बीइंग एडेड. यहाँ पर कोई ओरिजिनल डेटा ऐड नहीं किया जाता है. But you need to critically analyze the existing works. लेकिन आपको यहाँ क्रिटिकल रूप से एग्जिस्टिंग वर्क को एनालाइज करने की नीड होती है, आवश्यकता होती है. प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट्स, और आपको अपना आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करना होगा. एंड नॉलेज एंड जजमेंट टू इट, और जो है नॉलेज और जजमेंट भी देना होगा. प्रोबेबली यू नीड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन लेबोरेटरी, और प्रोबेबली रूप से आपको लेबोरेटरी में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना होगा, मतलब देना होगा. यू नीड टू डू इन डेप्थ स्टडी रिलेटेड टू योर टॉपिक, और तुम्हें अपने टॉपिक से संबंधित पढ़ाई जो है बहुत गहराई से करनी होगी, है ना, करनी पड़ेगी. इट्स मोस्टली बीइंग डन इन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट. ये ऐसा जो है जनरली ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट और आर्ट में होता है, जैसे एग्जिस्टिंग ऑफ गॉड अ फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट. इंग्लिश फॉर टूरिज्म पर्पज. अब जैसे कहीं टूर के लिए जब जाते हो या जब जाया जाता है तो वहां पर उसके लिए भी इंग्लिश होती है. टूरिज्म इंग्लिश है ना, मतलब टूर वाली इंग्लिश एक अलग होती है. तो देखिए इंग्लिश इज द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इन इंटरनेशनल टूरिज्म. इंटरनेशनल टूरिज्म का मतलब जो देश विदेश से जो लोग टूर पर आते हैं वहां पर बातचीत करने के लिए इंग्लिश जो है एक प्राइमरी लैंग्वेज है. ठीक है, मतलब टूर पर जाना है तब भी आपको इंग्लिश पर कमांड होना चाहिए. प्रोफेशनल्स इन द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री शुड बी वेल वर्स्ड इन इंग्लिश एज इट इज द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स रिलेटेड टू देयर जॉब. ये कह रहे हैं
टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी में जो प्रोफेशनल्स होता है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, इनमें भी एक इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वेल वर्स्ड होना चाहिए, एकदम माहिर होना चाहिए, है ना। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स रिलेवेंट टू देयर जॉब, क्योंकि ये जो है एक ऐसी स्किल्स हैं कि अगर आपको किसी टूरिस्ट से बात करना, तब आपको किसकी हेल्प लेनी होगी? इंग्लिश की ही हेल्प लेनी होगी। द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द ट्रैवलिंग, अब ये देखो ट्रैवलिंग, जो ट्रैवल करना, लोग जो ट्रैवल करते हैं, बहुत तेजी से ये विकास हो रहा है ना। टूरिज्म का विकास हो रहा है, जैसे अभी जैसे यहाँ अयोध्या में बात किया जाए, राम मंदिर बन गया, अब यहाँ टूरिस्ट लोग आएंगे इसको देखने, है ना। एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री मतलब टूरिस्ट के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उनसे पूछा जाए, है ना। ठीक, कैन बी डायरेक्टली इम्पैक्टेड बाय द इंग्लिश, इन सबको इंग्लिश के द्वारा डायरेक्टली प्रभावित किया जा सकता है ना, और इंग्लिश लैंग्वेज के द्वारा। विच इज अ वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द इंटरनेशनल सीन टुडे, और आज जो है एक इंटरनेशनल मतलब पूरे देश में वाइडली रूप से यूज किया जाने वाला लैंग्वेज है, तो वो है इंग्लिश है। ठीक, इंग्लिश फॉर टूरिज्म प्रोवाइड्स क्वालिटी सर्विस, ये टूरिज्म के लिए जो इंग्लिश होता है वो क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करता है। भाई कोई टूरिस्ट है, उसको बहुत अच्छी फॉरेनर को इंग्लिश आती है, तो सब लोग नहीं टिक पाएंगे ना उनके सामने, भाई समझ ही नहीं पाएंगे। यस सर। ठीक, आगे एम्प्लॉइज इन द टूरिज्म सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर में जो एम्प्लॉइज, जैसे टूरिज्म सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, ठीक, आर फुली अवेयर ऑफ हाउ इसेंशियल इट इज टू स्पीक विद अ गुड कमांड ऑफ दिस टाइप ऑफ इंग्लिश इन देयर वर्क प्लेस, मतलब टूरिज्म सेक्टर में जो काम करते हैं एम्प्लॉइज, उनको इंग्लिश पर गुड कमांड होना चाहिए। जैसे टूरिज्म सेक्टर में मान लो कोई काम कर रहा है, कि उनको टूरिस्ट लोग को जो है होटल में जैसे चाय पानी की व्यवस्था करवानी, तो वो जाकर इंग्लिश में पूछेंगे तभी तो, नहीं हिंदी ये पूछेंगे, वो समझ ही नहीं पा रहा है, उनकी बात ये नहीं समझ पा रहा है, तो इस तरह से अपॉइंटमेंट होता है। डिफिनेशंस अकॉर्डिंग टू डैन 2001, डैन के अनुसार, ये अकॉर्डिंग टू मीन्स अनुसार, देखिए वोकैबुलरी यूज्ड फॉर टूरिज्म इज स्पेशल, टूरिज्म के लिए जो वोकैबुलरी यूज की जाती है वो अलग टाइप की होती है, स्पेशल होती है। एंड कन्वेज मैसेज यूजिंग अ कन्वेंशनल सिंबल सिस्टम एंड कोड, और जो है मैसेज को सिंबल सिस्टम कोड से जो है प्रोवाइड किया जाता है, कन्वे किया जाता है। अ नंबर ऑफ कम्युनिकेशन टास्क कैन बी परफॉर्म्ड इन एनी हॉस्पिटैलिटी सेटिंग, ये किसी भी हॉस्पिटैलिटी सेटिंग में जो कम्युनिकेशन टास्क है उसको परफॉर्म किया जा सकता है। सच है चेकिंग इनटू होटल, जैसे होटल में चेक करने के लिए भी, है ना, एक इंग्लिश, भाई इंग्लिश की नीड होगी। या रिक्वेस्टिंग एंड प्रोवाइडिंग टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन, या टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन से, जैसे कोई तुम्हें जानकारी लेना है या किसी को जानकारी देना है, इंग्लिश की जरूरत है। एंड आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट होटल फैसिलिटीज, या होटल फैसिलिटीज के लिए क्वेश्चंस पूछना, तब भी इंग्लिश का हेल्प लोगे। जैसे मूवीज वगैरह में कभी होता है ना, होटल पर जाते हैं तो हेलो मैम इज देयर एनी रूम फॉर, इस तरह से इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं ना, वही चीज होना चाहिए ये चीज। आगे देखिए, इट इज एडवाइजेबल टू डेवलप अ स्पेसिफिक करिकुलम फॉर हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंग्लिश बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, ये कह रहे हैं ऐसा एडवाइस किया जाता है कि टूरिज्म सेक्टर में इंग्लिश जरूरी है। कहाँ कहाँ जरूरी है? इंग्लिश फॉर फूड एंड बिवेयर सर्विसेज, जैसे खाना पानी, चाय पानी, या इन सब के लिए भी इंग्लिश जरूरी है। इंग्लिश फॉर एयर फ्लाइट सर्विस, जब एयर फ्लाइट सर्विस में वहां पर अलग टाइप की इंग्लिश होगी, है ना। इंग्लिश फॉर होटल सर्विस, होटल में होटल सर्विस के लिए अलग टाइप की इंग्लिश होगी। ठीक, थोड़ा सा अंतर रहता है, सब घुमा फिरा कर ये रहता है। इंग्लिश फॉर टूर मैनेजमेंट गाइड्स, टूर मैनेजमेंट गाइड्स के लिए इंग्लिश अलग होती है। जैसे गाइड का मतलब, जैसे मान लो तुम्हें अयोध्या के बारे में पूरा पता है, अयोध्या के बारे में पूरा पता है, मैं फॉरेनर हूँ, तो मैं तुमको गाइड करूंगा और तुमसे कहूंगा चलो मुझे पूरा हर एक प्लेस घुमाओ। ठीक, मुझे इंग्लिश आती है, तुम्हें हिंदी आती है, कैसे पट पाएगा? दोनों लोग का चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो यही चीज है। आगे देखिए, लेकिन इंग्लिश आती रहेगी तब तो मजा रहेगा। देखिए, लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग ईटीपी, इंग्लिश फॉर टूरिस्ट पर्पज कैन बी डन यूजिंग टेक्स्ट एज द लर्निंग मटेरियल। इट कैन बी अवेलेबल रिसोर्स फॉर इंप्रूविंग रीडिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये कह रहे हैं ये इंग्लिश जो इतना वैल्यूएबल रिसोर्स है कि ये जो है रीडिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है, मतलब बात करने का तरीका, पढ़ने का, ये सब इम्प्रूव करता है। अब देखो टेक्निकल इंग्लिश, है ना, जैसे टेक्निकल एक कोर्स होता है, टेक्निकल कोर्स, जैसे टेक्निकल कोर्स में कौन सा, जैसे डिप्लोमा आ गया, पॉलिटेक्निक हो गया, आईटीआई हो गया,
तो वहाँ टेक्निकल इंग्लिश यूज होती है। टेक्निकल इंग्लिश इज अ स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज स्टाइल दैट इनेबल्स एक्यूरेट एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन विद इन एंड बिटवीन इंडस्ट्रीज। टेक्निकल इंग्लिश एक स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज स्टाइल होती है जो कि बात करने सही सही बात करना सिखाती है, और ये जो है एफिशिएंट रूप से बात करने के लिए सिखाती है इंडस्ट्रीज के बीच में। टेक्निकल लैंग्वेज ऑफन कॉल्ड जॉर्गन। टेक्निकल लैंग्वेज को अक्सर क्या कह दिया जाता है? जॉर्गन इज द स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी यूज्ड बाय अ पार्टिकुलर प्रोफेशन, इंडस्ट्री और ग्रुप, जिसको एक पार्टिकुलर प्रोफेशन, इंडस्ट्री या ग्रुप के द्वारा यूज किया जाता है। द वर्ड्स एंड फ्रेजेज यूज्ड इन टेक्निकल लैंग्वेज एंड प्रिसाइज एंड ऑफन कैन ओनली बी रिप्लेस्ड बाय अल्टरिंग द मीनिंग। वर्ड्स और फ्रेज जो कि टेक्निकल लैंग्वेज में जो भी शब्द यूज किए जाते हैं वो सब प्रिसाइज होते हैं, छोटे होते हैं, एंड ऑफन कैन ओनली रिप्लेस्ड बाय अल्टरिंग द मीनिंग, और जो है वो कई मीनिंग देते हैं, है ना, मीनिंग किसी मीनिंग के रिप्लेस में। टेक्निकल लैंग्वेज प्रोवाइड सेवरल एडवांटेज। टेक्निकल लैंग्वेज से कई सारा फायदा है, एक तो प्रिसिशन, एफिशिएंसी और जो है प्रोफेशनलिज्म। ठीक, अब और क्या है? ग्लोबलाइजेशन। क्या है? ग्लोबलाइजेशन। अब यहाँ देखिए, प्रिसिशन मीन्स होता है परिशुद्धता। इट अलाउज फॉर क्लियर कम्युनिकेशन विदाउट रूम फॉर एम्बिगिटी। ये कहता है कि क्लियर बोलो, है ना, स्पष्ट बोलो, उसमें खींच पीच करके मत बोलो। ठीक, और एफिशिएंसी, इट कन्वेज कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सक्सेंटली। एफिशिएंसी जो होता है ये बताता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को विस्तार से बताओ, ठीक है, ताकि अगले को समझ में आ जाए। प्रोफेशनलिज्म, है ना, देखिए कितना। इट डिमोन्स्ट्रेट्स एक्सपर्टाइज इन अ स्पेसिफिक फील्ड। ये जो किसी स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्टाइज को बताता है। ग्लोबलाइजेशन, इट एड्स इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टेक्निकल कम्युनिकेशन वर्ल्ड वाइड। बेनिफिट्स ऑफ द टेक्निकल ट्रांसलेशन क्या क्या है? एक्सेसिबिलिटी, कॉम्प्लायंस, मार्केट पेनिट्रेशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्लियर स्ट्रक्चर। इसके बाद में देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्निकल इंग्लिश। टेक्निकल इंग्लिश का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो यहाँ, द एग्जैक्ट रूल्स ऑफ सिंप्लीफाइड टेक्निकल इंग्लिश आर लेड आउट इन द ASD STE 100 डिक्शनरी। जो सिंप्लीफाइड टेक्निकल इंग्लिश का एग्जैक्ट रूल्स है वो किसके द्वारा है? ASD STE 100 डिक्शनरी के द्वारा। इन एसेंस दे कवर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, और ये कई सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। सेंटेंस शुड बी नो मोर देन 20 वर्ड्स फॉर प्रोसीजरल सेंटेंस। मतलब प्रोसीजरल सेंटेंस की बात किया जाए तो प्रोसीजरल सेंटेंस में 20 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 25 वर्ड्स लॉन्ग फॉर डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस या डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस के लिए 25 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पैराग्राफ शुड कंटेन नो मोर देन 6 सेंटेंसेस। एक पैराग्राफ में 6 सेंटेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एनी टाइप ऑफ स्लैंग और jargon शुड बी अवॉइडेड। किसी भी टाइप के स्लैंग या jargon को अवॉइड करना चाहिए टेक्निकल इंग्लिश में। एक्टिव वॉइस इज प्रिफरेबल, पैसिव वॉइस शुड बी अवॉइडेड। एक्टिव वॉइस प्रिफरेबल है, पैसिव वॉइस को अवॉइड करना चाहिए। सिक्वेंशियल सेंटेंस शुड बी रिटन इन सेपरेट सेंटेंस रेदर देन इन वन लॉन्ग रन ऑन सेंटेंसेस। एक लंबा सेंटेंस लिखने के बजाय छोटा छोटा सेंटेंस सीक्वेंस रूप से लिखना चाहिए। जीरंड्स एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल शुड बी अवॉइडेड। जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना मतलब हटाना चाहिए, उससे बचना चाहिए। आर्टिकल्स ए एन एंड द शुड बी यूज्ड वेरेवर पॉसिबल। आर्टिकल्स ए एंड द का यूज करना चाहिए जहां भी जरूरत लगे। और सिंपल वर्ब टेंसेज आर प्रेफरेबल। सिंपल वर्ब टेंसेज जैसे प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर का यूज किया जाना चाहिए। स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म्स का यूज किया जाना चाहिए। क्लियर सेंटेंस क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, है ना। टोन जो है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और फ्रूटल होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, और डिस्क्रिप्शन डिटेल होना चाहिए। एनी इंस्ट्रक्शन शुड बी एज स्पेसिफिक और पॉसिबल टू अवॉइड। किसी भी इंस्ट्रक्शंस को जो कि जितना ज़्यादा स्पेसिफिक हो सके, है ना, उतना ही संभव। बाकी फालतू जैसे टू अवॉइड द स्प्रेड फॉर्म,
विस्तारित रूप को अवॉइड करना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी को। 5 प्रिंसिपल्स फॉर टेक्निकल राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग के लिए 5 प्रिंसिपल्स हैं। क्लियरिटी, एक्यूरेसी, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, कंसाइजनेस और कंसिस्टेंसी। क्लैरिटी, इंश्योरिंग द इंफॉर्मेशन इज इजी टू अंडरस्टैंड। क्लैरिटी का मतलब ये चीज इंश्योर करना कि इंफॉर्मेशन जो है समझना बहुत आसान है। एक्यूरेसी, प्रोवाइडिंग फैक्चुअल एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन। एक्यूरेसी का मतलब फैक्चुअल और करेक्ट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराना। कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी का मतलब होगा मेकिंग श्योर द ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड द मैसेज, मतलब ये मेक श्योर करना कि ऑडियंस तुम्हारा मैसेज समझ सकता है। कंसाइजनेस, डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन इन एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल, जो भी इंफॉर्मेशन को दिया जा रहा है, डिलीवर किया जा रहा है, कोशिश करो जितना ज्यादा छोटा रहे उतना ही अच्छा है। कंसिस्टेंसी, यूजिंग कंसिस्टेंट टर्म्स एंड फॉर्मेट, कंसिस्टेंट टर्म्स और फॉर्मेट को यूज किया जाना चाहिए। अब देखिए लीगल इंग्लिश, बस थोड़ा सा और है। लीगल इंग्लिश इज द टाइप ऑफ इंग्लिश एज यूज्ड इन लीगल राइटिंग। लीगल इंग्लिश, इंग्लिश की वो टाइप होती है जिनको लीगल राइटिंग के लिए यूज किया जाता है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स और जेनराज ऑफ लीगल राइटिंग। लीगल राइटिंग के डिफरेंट काइंड्स या जेनराज हैं। एकेडमिक लीगल राइटिंग एज इन लॉ, लॉ के रूप में एकेडमिक लीगल राइटिंग। जर्नल्स, जुडिशियल लीगल राइटिंग एज इन कोर्ट जजमेंट्स, और लेजिस्लेटिव लीगल राइटिंग एज इन लॉज, रेगुलेशंस, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ट्रीटाइज। इन जनरल अ लार्ज in general a legal language is a formalized language based on logic rules पर based होना चाहिए, which differs from the ordinary natural language in vocabulary, morphology, syntax and semantics। और लीगल राइटिंग की जो लैंग्वेज होना चाहिए वो ऑर्डिनरी नेचुरल लैंग्वेज से वोकेबलरी में अलग होना चाहिए, मार्फोलॉजी, सिंटेक्स और सिमेटिक्स में, एज वेल एज अदर लिंग्विस्टिक फीचर्स एम्ड टू अचीव कंसिस्टेंसी, वैलिडिटी, कंप्लीटनेस एंड साउंडनेस। हिस्टोरिकली लीगलीज इज लैंग्वेज अ लॉयर माइट यूज। देखो जो लीगल इंग्लिश होती है वो जनरली लॉयर के द्वारा यूज की जाती है। इन ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग में अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लीडिंग बट वुड नॉट यूज इन ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन, ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन में यूज नहीं किया जाना चाहिए। फॉर दिस रीजन ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ लीगल राइटिंग हैव बीन लेबल्ड रीडर अनफ्रेंडली। लॉयर्स राइट मस्ट बी क्लियर, लॉयर्स को क्लियर लिखना चाहिए, करेक्ट सही से लिखना चाहिए, कंसाइज छोटा लिखना चाहिए, कंप्लीट लिखना चाहिए। दीज 4 एस डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लीगल राइटिंग स्टाइल इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में लॉयर के लिए ये है कि लॉयर को 4 तरीके से कोई चीज लिखना चाहिए। एक तो क्लियर लिखना चाहिए, साफ सुथरा, करेक्ट लिखना चाहिए, सही लिखना चाहिए, कंसाइज मतलब छोटा लिखना चाहिए, कंप्लीट और पूरा लिखना चाहिए। Yes, sir. Legal English has particular relevance when applied to legal writing and drafting of written material, including legal documents, contracts, licenses, etc. Court pleadings, summons, briefs, judgments, etc. Laws, acts of parliament and subordinate legislative acts, case report, legal correspondence, siege and digest letters. Legal English has traditionally been the preserve of lawyers from English-speaking countries, especially the US, the UK, Ireland, Canada, Australia, New Zealand, Kenya, and South Africa, which have shared common law ट्रेडिशंस। अब यहाँ पर है बिजनेस इंग्लिश, ये लास्ट है आपका बिजनेस इंग्लिश। बिजनेस के लिए भी इंग्लिश की जरूरत है, बिजनेस के लिए एक स्पेशल इंग्लिश की नीड होती है जिसका नाम क्या है, बिजनेस इंग्लिश। बिजनेस इंग्लिश इज द टाइप ऑफ इंग्लिश, बिजनेस इंग्लिश इंग्लिश की वो प्रकार होती है यूज्ड इन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, जिनको बिजनेस के लिए यूज किया जाता है। सच एज इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे इंटरनेशनल रूप से ट्रेड करने के लिए, पूरे देश व्यापार करने के लिए, कॉमर्स के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में, इंश्योरेंस में, बुकिंग में, कोई चीज बुक करवाना तब भी इंग्लिश, या कई सारे ऑफिस सेटिंग्स में। इट इंटेल्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ क्लियरिटी, पार्टिकुलर वोकैबुलरी एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। इट फोकसेस ऑन क्लियर मोर डायरेक्ट लैंग्वेज, ये जो है क्लियर और डायरेक्ट लैंग्वेज पर फोकस करता है, विदाउट स्लैंग्स,
किसी स्लैंग्स का यूज नहीं करता, ना ही इडियम्स, ना ही फ्रेजेस का, ना ही ग्रामेटिकल एरर्स को बहुत ज्यादा ध्यान में रखता है। इट आल्सो फोकसेस ऑन वोकैबुलरी फ्रेजेज, ये वोकैबुलरी फ्रेजेज पर भी फोकस करता है, एंड कम्युनिकेशन यूज्ड इन बिजनेस और प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट, और बिजनेस या प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में जो कम्युनिकेशन होता है उस पर भी जोर देता है। 6 लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल्स हैं बिजनेस इंग्लिश को मेजर करने के लिए। Language proficiency levels are categorized used to understand a speaker's ability to communicate in a given language। मतलब ये 6 लेवल हैं लैंग्वेज को समझने के लिए, है ना। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल्स रिफर टू द स्पोकन एंड रिटन स्किल्स एंड जनरली रेंज फ्रॉम बिगनर टू एडवांस। जैसे देखो A1 लेवल बिगनर के लिए जो एकदम शुरुआत कर रहे हैं, A2 लेवल एलिमेंट्री के लिए थोड़ा सा मीडियम में, है ना, B1 लेवल इंटरमीडिएट के, ठीक है, और B2 अपर इंटरमीडिएट, और C1 एडवांस लेवल है, और C2 प्रोफिशिएंट लेवल। ये CEFR के द्वारा है, CEFR के द्वारा है, कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेज, CEFR कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेज, ठीक है। These 6 level scale proposed by the CEFR is very similar to many other measure the language fluency। मतलब ये 6 लेवल स्केल हैं, अगर किसी भी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है तो 6 लेवल पर काम करना होगा। इफ यू हैव C1 स्किल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास C1 स्किल्स है, यू लाइकली हैव बिजनेस लेवल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, तो आपके पास बिजनेस लेवल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है। एम्प्लॉयज विद C1 लेवल इंग्लिश कैन कम्युनिकेट वेल, अगर कोई एम्प्लॉय जिनके पास C1 लेवल इंग्लिश की है नॉलेज, वो किसी भी क्लाइंट से अच्छे से बात कर सकते हैं, एंड को वर्कर्स, और किसी भी को वर्कर से, एंड आर एन एक्सीलेंट असिस्ट व्हेन डीलिंग विद द मल्टीलिंगुअल पार्टनर्स, या किसी से भी डील करना हो तो वो पीछे नहीं हटेंगे। विद फुल बिजनेस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यू विल बी एबल टू ऑब्टेन एवरीथिंग, अगर आपके पास फुल बिजनेस लेवल प्रोफिशिएंसी है तो आप हर चीज ऑब्टेन कर सकते हो इन इंग्लिश में, डेट यू वुड इन योर नेटिव लैंग्वेज, जैसा कि आप अपने नेटिव लैंग्वेज में करते हो बातचीत, वैसे ही इंग्लिश के साथ, इंक्लूडिंग टेक्निकल टर्म्स एंड डे टू डे जॉर्जन, ये टेक्निकल टर्म्स और डे टू डे जॉर्जन को इंक्लूड करता है। क्लियर है?